हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 47। देखो करण, तुम्हारे पास एक रास्ता है इस सिचुएशन से बचने का। अगर तुम चाहो तो सारा को समझा कर उन पेपर्स पर सिग्नेचर करवा दो और मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। करण अचानक उसके चेहरे को देखने लगा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे उसकी बेवकूफ़ी हुई भरी बातों पर काफ़ी हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी भी औकात बची है? सच में दिमाग से पूरे खोखले हो। एके ने गुस्से में उसे देखने लगा। तभी पीछे से नितिन जी बोले, तुम तो बस खुद के लिए अब प्रार्थना करो। एके ने नितिन जी की तरफ देखते हुए उनका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, अच्छा तो मैं तुम लोगों से डरकर अपने लिए प्रे करो। वाह क्या बात है। उसे यह सब अभी भी एक मजाक लग रहा था। तभी करण ने कठोरता से बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हें डरना पड़ेगा। उसकी कड़क आवाज़ सुनकर सूर्य और एके दोनों उसे देखने लगे। अब एके को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, चुप रहो और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर तुम दोनों ने ऐसा करने के बारे में सोचा तो मेरे पास अभी भी सारा है। ये बोलकर वो व्यंग से मुस्कुराया, लेकिन उसके मुंह से सारा का नाम सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। करण को इतने गुस्से में अपनी तरफ आते देखकर एकी की हालत खराब होने लगी और वो उसके पीछे की तरफ अपनी कदम लेने लगा, लेकिन करण अभी भी उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। एके अचानक से बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर अपने आदमियों से बोला, ये खड़े क्या हो, मारो इसे। पर ये क्या, उसके एक भी आदमी आगे क्यों नहीं आए? तब करण ने आगे बढ़ते हुए अपने सीगर को एके के गले पर जोर से दिया और जलन के मारे एके जोर से चिल्लाया। तब करण बोला, और चिल्लाओ और चिल्लाते रहो। फिर कुछ देर रुककर, क्या हुआ, तुम्हारे आदमियों ने तो तुम्हारी बात ही नहीं मानी। कोई बात नहीं, देखो मेरी कैसे मानते हैं। ये बोलकर उसने उसके आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, पकड़ लो उसे। और उसके इतना कहते ही उन आदमियों ने आगे बढ़कर उसको और सूर्य को पकड़ लिया। दोनों हैरान हो गया और करण की तरफ देखने लगे, जिसके ओठों पर अब एक डेविल स्माइल थी। करण ने एक को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, झटका लगा? जानते हो इन्होंने तुम्हारी बात ना मानकर मेरी बात क्यों मानी? एके ने कुछ नहीं बोला तो करण ने उसके गले को और जोर से पकड़ते हुए बोला, बोल। तो एके ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो करण बोला, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे आदमी है ही नहीं। अब एके और सूर्य और भी ज़्यादा हैरान हो गए। तब तक नितिन जी अंदर से सारा को अपने गोद में लेकर चले आए, जो अभी बेहोश थी। करण ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। उसने एक जोरदार पंच एके के पेट में मारा और वो नीचे गिर गया। करण ने उसे देखते हुए गुस्से में चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको खरोच पहुंचाने की? तुझे शर्म नहीं आई कि एक बाप होते हुए भी तूने पैसों के लिए इतना गंदा काम किया? एक ही अब खौफ से करण को देख रहा था। तो करण फिर से बोला, उसकी माँ को भी तूने सुसाइड करने पर मजबूर किया था, सिर्फ पैसों के लिए। और अब उसके साथ भी तूने अपने मन में ऐसी सोच लाने की हिम्मत की। इसके लिए अब तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। उसको ऐसे देखकर अब एके और सूर्य दोनों की हालत खराब हो गए थे। करण ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए नितिन जी से कहा, आप वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाएं, मैं आता हूँ। नितिन जी जाना तो नहीं चाहते थे, पर उनका जाना जरूरी था, इसलिए वो वहाँ से निकल गए। बाकी वहाँ पर करण के साथ अभय और उसके कुछ आदमी रह गए थे। करण अब उसे धोना स्टार्ट किया और धोता रहा और एके चिल्लाता रहा, लेकिन करण रुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो लगातार उसे मारता ही जा रहा था, कभी पेट तो कभी मुंह पर। अब एके की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके मुंह, नाक, सब जगह से ब्लड आ रहा था और उसको ऐसे देखकर सूर्य की भी हालत ख़राब हो गई थी। ये देखकर सूर्य भागने लगा, लेकिन करण के आदमियों ने पकड़ लिया और मारने जा रहा था। सूर्य घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो ज़ोर से बोला, देखो अगर तुमने मुझे कुछ किया ना तो तुम कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे।
उसकी बात सुनकर करण अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया। करण को रुकते देखकर सूर्य को लगा कि उसकी बातें करण पर असर कर गई और अब वो बच गया। उसने राहत की सांस ली और बोला, हाँ ये सच है कि वो मरी नहीं थी। उस दिन जब मैं घर आया था तो मेरी और उसके बीच लड़ाई हुई। उसे मेरे बारे में सब पता लग गया था। वो ये भी जान गई थी कि मैं इलीगल धंधा करता था और वो मेरे खिलाफ स्टैंड लेने की बात कर रही थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके साथ ही घर में आग लगा दी और वो फिर भी बच गई। तो मैंने उसकी जगह दूसरी औरत की बॉडी रखवा दी और इसे यहाँ से दूर भेज दिया। उसी पागल खाने में भेज दिया और वहाँ पर उसको पागल करवा दिया। मैंने डॉक्टर को बोला कि वो उसे पागल कर दे। इसके साथ ही वो एक शौक भी थे और मेरा सोचा हुआ काम कर गया और वो औरत पागल हो गई और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी बात सुनकर करण का गुस्सा आसमान छूने को हो गया था। वो आगे बढ़ा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसे सूर्य के चेहरे को पकड़ा और वही दीवार पर जोर से मार दिया। सूर्य का सर चकरा गया। इसके साथ ही उसके सर से खून भी निकलने लगा। उसके ऐसा करते ही सूर्य एक चक्कर खाकर नीचे गिर गया, लेकिन वो अभी भी होश में था। उसने करण की तरफ देखा और बोला, तुम अगर मुझे कुछ करोगे तो कभी भी उस औरत से नहीं मिल सकते। करण ने अपना आग हो चली आंखों से उसे देखते हुए कड़क आवाज़ में कहा, वो अब मेरे पास है और तू अब उन्हें कुछ नहीं कर सकता सिवाय मरने के। तो अब सांसें गिन। सूर्य अपने सामने अपनी मौत को देख रहा था, लेकिन वो करण की बात पर हैरान भी था। अभी वो सोच ही रहा था कि करण ने अपने कड़क आवाज़ में बोला, इन दोनों को अंदर ले चलो। इतना बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया और उसके आदमियों दोनों को घसीटकर अंदर लेकर पहुँचे। अंदर आने के बाद करण ने अपना ब्लेजर उतार कर अपने आदमी के हाथों में थमाया और अपने शर्ट के स्लीव को फोल्ड करते हुए आगे बढ़ा और अपने आदमी से बोला, इन दोनों के कपड़े निकाल दो। उसकी ये बात सुनकर दोनों छटपटाने लगे, लेकिन करण के आदमियों ने बिना किसी रहम के उन दोनों के कपड़े उतार कर उनके शरीर से अलग कर दिया। और अब करण ने अपना हाथ आगे कर दिया तो अभय ने उसके हाथों पर एक बहुत गर्म रॉड रख दिया और करण ने बिना रहम किए दोनों को उसी गर्म रॉड से मारना शुरू कर दिया और वहाँ पर उन दोनों की दर्दनाक चीख गूंजने लगी। अब उन दोनों के शरीर से जगह जगह से खून रिसने लगा और चेहरे से लेकर पूरे शरीर पूरी तरह से घायल था। वो दोनों अब लगभग मरने जैसे हो गए थे। तो करण ने सूर्य से कहा, तूने मेरी माँ को जिंदा जलाया था ना, तो अब खुद भी जलेगा। सूर्य डर के मारे अपने कांपते हाथों को जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन करण ने बिना ध्यान दे अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए और वहीं अभय अपने हाथों में ऑयल लेकर उस कमरे में पूरा छिड़क दिया। ये देखकर दोनों का पूरा शरीर और भी ज़्यादा कांपने लगा और वो बचने के लिए चिल्लाने लगा और तब आदमी बाहर की तरफ चले गए और करण ने रुककर उन दोनों को देखा और अपने ओठों में एक सिगरेट दबाते हुए उसे लाइटर से जलाया, लेकिन उसको लाइटर लिए देखकर दोनों जल्दी जल्दी अपना सरनामे हिलाने लगे। तभी अचानक से करण ने वो लाइटर उस कमरे में फेंक दिया और वहाँ तुरंत ही चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। करण बाहर चला गया और वो दोनों अंदर तड़पने लगे। आज दोनों अपनी गलतियों को याद कर रहे थे। उनके साथ ऐसा किया था तो उसने कैसा महसूस किया होगा। तो और आखिर में तड़पते हुए दोनों की आंखें बंद हो गई। इधर हॉस्पिटल में करण एक कमरे की चेयर पर बैठा था जहां उसकी मां को लेटाया गया था और डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे। उनका चेहरा भी जला हुआ था और मुरझाया हुआ सा था। करण ने उन डॉक्टर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया जहां अब सारा थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके साथ गौरी और दीप्ति जी के साथ नितिन जी भी थे, जो करण को देखकर बाहर चले गए। करण सारा के पास बैठ गया और उसके सर को धीरे से सहलाते हुए बोला, वाइफी। और सारा ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए करण को देखी और एक क्यूट सी स्माइल के साथ बोली, डेविल। करण ने अपना सर उसके सर के साथ जोड़ लिया। 7 महीने बाद राठौर मैंसन। सारा अपने बड़े से बेबी बम के साथ कमरे में बेड पर बैठी थी और अपने और करण की शादी के एल्बम देख रही थी, जो कि उनके ग्रैंड वेडिंग की थी।
इस 7 महीने में उसकी और करण की शादी भी हो गई थी और गौरी आहान भी अब अपने मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सारा का अब 8वां मंथ चल रहा था। कबीर और अमृता की भी शादी हो गई थी और अभी दोनों अपने हनीमून पर थे। सोम दिया भी अपनी लाइफ खुशी से जी रहे थे, जबकि रूपा का भी 8वां मंथ चल रहा था और अभय अंजू का भी लक चलने लगा था। सारा के साथ साथ अतुल भी था, जो उसके फ़ोन से कुछ देख रहा था। तभी वहाँ पर करण की माँ आ गई, जिसने ब्लैक कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। उसके बालों की एक लंबी चोटी बनी हुई थी और वो बहुत सिंपल सी थी। वो आकर जल्दी से सारा के पास बैठ गई, जहाँ अतुल भी खुशी से एल्बम में अपनी फ़ोटो देख रहा था। अतुल, ये देखो सबसे अच्छा मैं लग रहा हूँ, है ना? सारा ने मुँह बनाकर बोली। ये क्या बात हुई भला? दूल्हा दुल्हन में और डेविल थे, इसलिए ज़्यादा अच्छे हम ही लग रहे थे। हाँ, तुम भी बुरे नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, पर हमसे कम। उसकी बात सुनकर अतुल का मुंह बन गया और उसने मासूमियत से बोला, पर मैं भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखो सारा, नहीं, तुम तीसरे नंबर पर अच्छे लग रहे थे। अतुल ने मुंह बनाकर बोला, पर सब तो कह रहे थे कि मैं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सारा आराम से बोली, हाँ वो सब इसलिए बोल रहे होंगे ताकि तुम्हें बुरा न लग जाए, क्योंकि तुम छोटे से बच्चे हो ना। अतुल अब अपना मुंह फुलाकर बैठ गया और सारा एल्बम देखने लगी। वहीं करण की माँ बिना कुछ बोले चुपचाप उन दोनों को ही देख रही थी। तभी सारा की नज़र भी उस पर गई और वो बोली, अरे माँ, आप कब आई? करण की माँ जल्दी से सारा की तरफ देखते हुए बोली, बस अभी ही आई जब तुम दोनों बात कर रहे थे। सारा, अच्छा, वैसे माँ देखो, ये हमारे शादी की पिक्चर कितनी अच्छी लग रही है ना? करण की माँ हल्के से मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत अच्छी लग रही है। करण की माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, बल्कि उसे कभी कभी दौरे पड़ने लगते थे, पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो कोई पागल नहीं थी, बल्कि उसे ऐसी दवा दी जा रही थी जिससे वो वैसा बिहेव करती थी। वो अभी भी किसी के जोर से बोलने पर डर जाया करती थी। कुछ देर बाद वहाँ दीप्ति जी आई और बोली, सारा बेटा अब थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कुछ देर बाद सब आते ही होंगे और फिर उतनी देर तक तुम बैठ नहीं पाओगी। सारा मुंह बनाकर बोली, पर माँ, मेरा मन नहीं है, रोज तो मैं सोती ही रहती हूँ, अब क्या करूँ? दीप्ति जी आगे आकर बोली, हाँ पर बेटा, इस समय तुम्हारे लिए यही सही है कि जितना तुम रेस्ट करो। तभी दीप्ति जी की नज़र अतुल पर गई, जो इस समय अपना चेहरा सोफे में पूरी तरह से घुसाकर बैठा था। दीप्ति जी भी बोली, अरे अतुल, इसे क्या हुआ बेटा? फिर सारा उसे वो सारी बात बताई जो अभी अतुल से हुई थी। फिर वो बोली, देखो ना माँ, मैं बोल रही हूँ कि शादी में सबसे अच्छी मैं लग रही थी, तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब आप ही बता दो इसे कि कौन अच्छा लग रहा था। दीप्ति जी दोनों का चेहरा देखने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओहो, तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे, बिल्कुल एक जैसे, मतलब सुंदर, इसलिए तो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अतुल बोला, मतलब हम दोनों एक जैसे सुंदर लग रहे थे? दीप्ति जी, हाँ तुम दोनों सुंदर लग रहे थे। सारा बोली, नहीं मैं ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दीप्ति जी बोली, ओफो, मैंने कहा ना कि तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे, बिल्कुल एक जैसे ही। सारा अतुल को देखी, जो उसे ही देख रहा था। सारा बोली, अतुल, क्या अब भी गुस्सा हो? अतुल, नहीं, अब मैं भी बात कर रहा हूँ, और दौड़ते हुए आकर सारा के गले लग गया। दीप्ति जी मुस्कुराकर सारा से आराम करने को बोलकर चली गई। आज सारा की गोद भराई थी, इसलिए पूरे घर में तैयारियां चल रही थी। गौरी आहान भी कल रात अपने हनुमान से आ गए थे, जबकि कबीर और अमृता अभी नहीं आए थे। दिया सोम के साथ शाम को आने वाली थी, जबकि अंजू आ चुकी थी और अभी कबीर की माँ के साथ काम में उनका हाथ बटा रही थी। करण इस समय अपने केबिन में बैठा था। करण की एक क्लाइंट से मीटिंग थी। उसके जाते ही अभय अंदर आया। करण ने कहा, नज़र रखो इस पर। अभय सर झुकाकर बोला, ओके बॉस, और वहाँ से चला गया। करण अपनी चेयर पर लीन होकर कुछ सोचने लगा। इधर अब सब तैयारियां हो चुकी थी और सारा को अब रेडी कर दिए थे। रूपा भी प्रेग्नेंट थी और उसकी आने की हालत नहीं थी, जिस कारण आदर्श उसे लेकर नहीं आया था। सारा खुशी से बोली, ये डेविल अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो मेरी गोद भराई नहीं देखना चाहता? गौरी बोली, ओहो,
थोड़ा तो वेट करो, आते ही होंगे, हो सकता है किसी काम में फंस गए होंगे। सारा ने मुंह बनाकर बोली, ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? दिया, बस आते ही होंगे, तुम चुपचाप बैठो। तभी वहाँ करण आ गया। करण के आते ही सब उसे देखने लगे, पर करण की निगाहें तो एक ही जगह रुक गई, और वो थी सारा, जो अभी भी उसके आने से अनजान बड़बड़ाते हुए खुद को आईने में देख रही थी। सारा ने उदासी से बोली, देखो, अभी तक नहीं आया, उसे मेरी फिक्र ही नहीं, अब मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। करण अभी भी उसे ही देख रहा था, क्योंकि सारा उस लाल ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और प्रेगनेंसी के कारण उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो दिख रहा था, जिससे उसका चेहरा किसी लाल टमाटर की तरह लग रहा था। करण ने गौरी को एक नज़र देखी, और गौरी उसके नज़र के इशारों को समझते हुए बाकी सबको भी अपने साथ लेकर बाहर चली गई। सबको बाहर जाते देखकर सारा ने बोली, अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? पर तभी उसकी नज़र अपने पीछे खड़े करण पर गई, जो अपने दोनों हाथों को अपने जेब में डाले खड़ा था। उसे देखकर एक पल को सारा का चेहरा खुशी से खिल गया, पर तभी उसे अचानक याद आया कि वो तो गुस्सा थी, इसलिए उसने फिर से अपना मुंह फुला लिया और बोली, तुम क्यों आए हो? वहीं रहकर अपना काम करते, वैसे भी तुम्हें तो अब मेरी फिक्र ही नहीं। ये बोलते बोलते वो रुआसी हो गई थी। करण ने अपनी भौहें एक दूसरे से जोड़ ली और उसकी तरफ बढ़ गया। सारा के पास पहुंचकर उसने सारा के मासूम चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा, जहां आंसू थे। उसकी गीली आंखों को देखकर करण का चेहरा कठोर हो गया। उसने कठोर आवाज में कहा, वाइफी, आई डोंट गिव यू परमिशन टू क्राई, सो स्टॉप क्राइंग राइट नाउ। करण की बात सुनकर सारा को और भी ज़्यादा रोना आ गया। उसने करण के हाथ को झटकते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, हमेशा मुझे डांटते हो और अभी भी डांट रहे हो। तुम समझाते क्यों नहीं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तुम्हारे डांटने से मुझे बहुत गुस्सा आता है, और अब तो आई एम गोइंग टू बी अ मदर डेविल। करण उसके मासूम चेहरे को देखने लगा, जो गुस्से से लाल हो गया था। ये बात कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं चली गई थी क्या? उसने शरारत से सारा की आंखों में देखकर कहा, अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं थी। सारा उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से में उसे घूर कर देखी और बोली, आई हेट यू डेविल। करण सारा के गाल को सहलाते हुए बोला, बट यू लव मी टू वाइफी। करण की बात सुनकर सारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। अब करण अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके रेड लिपस्टिक लगे होठों पर अपने ओठ रखकर उन्हें किस करने लगा। वहीं सारा करण के इस एक्शन से हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें उसे अब इसकी उम्मीद नहीं थी। पर फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और करण का साथ देने लगी। करण हल्के से उसके ओठों को कभी सख्त तो कभी लेक कर रहा था, और सारा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद करण उससे दूर हुआ और अपना सर उसके सर से जोड़कर उसे देखने लगा। सारा अभी हाफ रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। करण ने अपने अंगूठे से उसके ओठों से बह चुके लिपस्टिक को ठीक किया और धीरे से उसके ईयर लोब को बाइट कर उसके कान में बोला, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल वाइफी। करण जानता था कि सारा अभी उससे क्या सुनना चाहती है, इसलिए उसने सारा से ये बात कही। वहीं उसकी बात से सारा के चेहरे पर चमक दुगनी हो गई। उसने चमकती आंखों से पूछा, सच्ची? करण उसके छोटे नाक पर किस करते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, एंड नाउ आई फील लाइक लविंग यू अ लॉट वाइफी। सारा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सर नीचे कर लिया। उसके हाथ अभी भी करण के शोल्डर पर थे, जो कि उसके कोट पर कसे हुए थे। वहीं सारा को ऐसे शर्माते हुए देखकर करण का मन उसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। उसने धीरे धीरे से उसके गले पर किस किया और बोला, वाइफी। सारा अपने छोटे से चेहरे को ऊपर कर करण की तरफ देखकर बोली, पर तुम अभी वो नहीं कर सकते डेविल, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। करण की आंखें छोटी हो गई। उसने सारा को अपने पास खींचकर कहा, मैं क्या नहीं कर सकता वाइफी? सारा चिढ़ते हुए बोली, उफ हो तुम वो। हाँ, अचानक सारा के मुंह से चीख निकल गई।
करण एकदम से सख्त में आ गया। उसने सारा को फिर से चेयर पर बैठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, व्हाट हैपन वाइफी, क्या तुम्हें अभी कहीं दर्द हो रहा है? सारा ने भारी आंखों से उसे देखी और करण का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दी और करण ने फील किया कि सारा का पेट ऊपर नीचे हो रहा था, यानी कि अंदर से बेबी किक कर रहा था। ये फीलिंग करण को अंदर तक सुकून दे जाती थी। ये पहली बार नहीं था जब बेबी ने पहली बार सारा को किक किया था। तब उसका 5वां महीना चल रहा था और सारा दर्द और डर से रोने लगी थी। जब करण ने उसे ऐसे देखा तब वो इतना डर गया था कि वो उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया था। तब डॉक्टर ने बताया था कि ये बेबी के किक करने से हुआ है। तब सारा बहुत खुश हुई थी और करण भी उस फीलिंग को फील करके खुश हुआ था, पर उसने अपनी फीलिंग जाहिर नहीं होने दी थी और आज भी नहीं होने दी। बस अपना सर सारा के पेट पर रख दिया और शांति से अपनी बेबी के प्रेजेंस को फील करने लगा। वहीं इससे अलग सारा को भी उससे प्रॉब्लम तो होती थी, पर उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी भी लगती थी। उसने करण के सर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, डेविल, देखो ये मुझे कितना परेशान करता है, रात को भी करता है, और देखना जब ये बाहर आएगा तो मैं इसे इतनी किस्से करूँगी कि ये पागल हो जाएगा और वहीं उसकी पनिशमेंट होगी अपनी क्यूट सी मम्मा को परेशान करने का। सारा मुंह बनाते हुए बोल रही थी, वहीं करण उसकी बेतुकी बातों को सुनते हुए अपने बच्चे को फील कर रहा था। तभी डोर नॉक हुआ और करण सारा से दूर होते हुए बोला, कमीन। कबीर की माँ अंदर आकर दोनों को देखते हुए बोली, सारा बेटा चलो, गोद भराई का समय हो गया। सारा करण को देखते हुए खड़ी हो गई। करण ने भी उसे खड़े होने में मदद की और उसे बाहर तक छोड़ दिया। क्योंकि इस फंक्शन में सिर्फ औरतें ही आई थी तो करण नीचे नहीं गया और सारा कबीर की माँ के साथ नीचे चली गई। इधर करण अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और कुछ देखने लगा। सारा नीचे आई और उसे एक गोलदार और आरामदायक गद्दे पर बैठा दिया गया जो उसके लिए ही स्पेशली करण ने बनवाया था आज के लिए। वहाँ एक औरत बैठी थी जो शायद विधि कराने वाली थी। उन्होंने कहा, अब बहू की सास आगे आए और इनके हाथों में कुछ फल के साथ साथ एक नारियल रख दे और आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ रखकर उनके सर पर चुनरी रखे। कबीर की माँ ने करण की माँ को देखी और प्यार से उसके पास जाकर बोली, आएँ और ये रस्म आप करिए। करण की माँ ने इतने लोगों को एक साथ देखकर बोली, मैं करूँ? कबीर की माँ उसके पास जाकर प्यार से बोली, जी बिल्कुल आप ही करो। करण की माँ इतने लोगों के सामने घबरा रही थी क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से इतने लोगों को एक साथ नहीं देखी थी, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। पर कबीर की माँ के इतने प्यार से बोलने से और साथ होने से उसके अंदर हिम्मत आ गई और वो थाली लेकर सारा के पास चली गई। दीप्ति जो सारा के पास ही खड़ी थी वो उसे सब बताती जा रही थी और वो करण की माँ वैसे ही कर रही थी। सब होने के बाद वो प्यार से सारा के सर को चूम ली। सारा भी प्यार से मुस्कुराई और वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उसके बाद कबीर की माँ आई और उसने भी वही रस्म की और फिर वो भी बैठ गई। अब धीरे धीरे बाकी सब भी ये रस्म करते गए। वहीं बाकी लड़कियाँ भी खुश होकर ये सब देख रही थी और साथ में अमृता भी, जो कि वीडियो कॉल पर थी। वहीं करण की दादी सारा की नज़र बार बार उतार रही थी क्योंकि वो इस खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आखिर उनके पोते का अंश जो इस दुनिया में आने वाला था। वहीं करण भी ऊपर रेलिंग पर हाथ टिकाए ये सब देख रहा था। उसकी नज़र कभी सारा के मासूम चेहरे पर जाती तो कभी अपनी माँ के, जो सारा को देखकर खुश हो रही थी। करण का चेहरा इमोशनलेस था, पर अभी वो जो महसूस कर रहा था वो कोई नहीं समझ सकता था। वहीं कबीर की माँ जब भी करण की माँ को देख रही थी उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि करण की माँ को उसकी वजह से इतना दुख भोगना पड़ा था। लेकिन उसे सूर्य के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं था क्योंकि वो भी ये मानती थी कि सूर्य इसी लायक था। कबीर की माँ की सूर्य के साथ अरेंज मैरिज हुई थी। कबीर की माँ जब शादी करके सूर्य के साथ आई तब कुछ दिन तक सब अच्छा रहा, पर उसके बाद सूर्य के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया। वो उसे बिना बात के बहुत मारता पीटता उसके साथ अपने मन का ज़बरदस्ती करने लगा था और कभी कभी तो बहुत दिन तक घर भी नहीं आता था। कबीर की माँ उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी, पर वो चाहकर भी ये बात अपने परिवार वालों और कबीर के दादा दादी को नहीं बोल पाती थी। कुछ दिन बाद
वो बहुत खुश हुई जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब उसने ये बात सूर्य को बताई तो वो खुश नहीं हुआ, बल्कि बहुत गुस्सा हो गया और ज़बरदस्ती उसने कबीर की माँ का एबॉर्शन करा दिया। इस बात से कबीर की माँ को बहुत दुख हुआ और उसे सदमा लग गया था, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी पहला बच्चा। एक औरत को तभी समझ आती है जब वो खुद माँ बनती है। सूर्य ने उसे ये बात घर में भी किसी को नहीं बताने दी। कुछ दिन तो ठीक था, पर फिर कुछ दिन बाद कबीर की माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसके लिए खुशी की बात थी, पर वो डर भी रही थी कि पता नहीं सूर्य क्या करेगा। उसने ये बात इस बार सबसे पहले दादी को बता दी। घर में सब बहुत खुश हुए, पर जब ये बात सूर्य को पता चली तब उसने कबीर की माँ को बहुत मारा, इसलिए कि उसने ये बात पहले से उसे क्यों नहीं बताई। वो पूरी अधमरी सी हो गई थी। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसे जी भर के मारने के बाद सूर्य ने उस दिन फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती की और मन भर जाने के बाद चला गया। लेकिन वहीं उसकी ये हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, पर उसकी हालत जानने वाला कोई नहीं था। वो पूरी तरह से टूट गई थी। उसके अगले दिन जब दादा दादी घर आए और कबीर की माँ को इस हालत में देखा तो वो हैरान हो गए, साथ ही साथ बहुत डर भी गए। लेकिन उन्हें कुछ बताने के लिए उसमें वो ताकत नहीं थी, इसलिए वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जो उसे पता चला वो सुनकर वो जीना नहीं चाहती थी, और ये कि उसका मिसकैरेज हो गया था। ये सब याद करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी, और ना चाहते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। उस टाइम वो पूरी तरह से टूट चुकी थी जब उसे पता चला था कि दूसरी बार उसका मिसकैरेज हो गया था। दादा और दादी जी भी काफ़ी उदास थी, लेकिन इस बार वो फैसला कर ली थी कि वो उन दोनों को सूर्य के बारे में सब कुछ बता देगी, और उसने ऐसा ही किया। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो उसने सूर्य की पूरी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने बता दी, और ये जानकर वो जितने हैरान हुए उतना ही गुस्सा भी हुए, क्योंकि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने बेटों को बहुत डांटा। दादाजी ने तो उसे एक थप्पड़ भी मारा, और इसे उसमें कोई अंतर नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हो गया था कि उसके मन में कबीर की माँ के लिए और भी ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी। लेकिन वो अभी कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम दादाजी ने धमकी दी थी कि अगर वो अब कुछ भी करेगा तो उसे वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे और सब कबीर की माँ के नाम कर देंगे। और इस बात का उस पर बहुत फ़र्क भी पड़ा। कुछ दिन उसके अंदर सुधार हो गया और वो कबीर की माँ के साथ भी प्यार से रहने लगा। कबीर की माँ को लगा था कि उसके बीच अब सब सही हो गया, लेकिन वो गलत थी। कुछ दिन बाद से सूर्य का स्वभाव फिर से पहले की तरह हो गया। वो फिर से पहले वाली पूरी हरकत करता था, जैसे मारना, ज़बरदस्ती करना। इस बीच उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि वो फिर से प्रेग्नेंट थी। पर डॉक्टर ने तब ये भी कह दिया था कि उसके पास अब ये आखिरी मौका है माँ बनने का, और ये बात कबीर की माँ को अंदर तक डरा गई थी। अब वो भी सोच ली थी कि अब ना तो वो सूर्य को बताएगी और ना ही दादा दादी को, नहीं तो सूर्य को फिर से पता लग जाता और वो फिर वही करता जो वो हमेशा से करता था। बाद में उसके हाथ में रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए इस बार वो अपना दिमाग लगाई और बिना किसी को बताए अपने मायके चली गई, और वहाँ अपने घर वालों को सब बता देती है। मायके वाले ये बात जानकर बहुत दुखी हुए, साथ ही उन्हें सूर्य और उसके फैमिली वालों पर बहुत गुस्सा भी आया। पर तब कबीर की माँ ने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया था। पर जब ये बात सूर्य और बाकी सबको पता लगी कि कबीर की माँ घर छोड़कर चली गई, तो वो हैरान हो गए। लेकिन सूर्य को बहुत गुस्सा आया और वो उसको उसके घर लेने चला गया, पर बदले में उसे उसके घर वाले ने बहुत कुछ सुनाया, साथ ही उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। ये बात तो उसे और भी ज़्यादा बुरी लग गई, और उसके अगले दिन ही सूर्य अपने साले को मार दिया था और खुद भाग गया था। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता लगा कि उसकी सांसें चल रही थी, और फिर उसका इलाज शुरू हो गया। लेकिन इस बीच कबीर की माँ को सूर्य से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। वहीं जब दादा दादी को ये सब पता लगा तब वो बहुत गुस्सा हुए, साथ ही उन्हें सूर्य से नफरत भी हो गई थी। उन्हें पता था कि सूर्य गायब है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की। दादाजी
उसके घर उसको लेने चले गए, पर वो उनके साथ आने से मना कर दी। दादाजी भी सब समझते थे, इसलिए उन्होंने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और बीच बीच में उससे मिलते रहे। कुछ दिन बाद दर्द उठने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उसकी डिलीवरी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आई। कारण था उसका 2 बार मिसकैरेज होना और फिर डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो गया। पर शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ गया और उस बच्चे को देखकर सब बहुत खुश भी हुए। वहीं कबीर की माँ को जब होश आया तो वो अपना बच्चा अपने गोद में लेकर बहुत रोई। उसे बहुत खुशी हुई थी उस दिन एक माँ बनकर, और उसने उस बच्चे का नाम बहुत प्यार से कबीर रखा। अब सब सही चलने लगा था। कबीर की माँ अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी और बाकी फैमिली मेम्बर भी कबीर के साथ बहुत खुश थे, और अब कोई भी सूर्य के बारे में नहीं सोच रहा था और ना सोचना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कभी भी आ सकता है। ऐसे ही कुछ हुआ जब एक दिन अचानक से सूर्य घर लौट आया और पूरी प्रॉपर्टी के लिए अपने बाप से लड़ने लगा। दादाजी अब बूढ़े हो गए थे, उनमें अब कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सारी प्रॉपर्टी कबीर के नाम कर दी। इस बात से सूर्य इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश तक की, पर वो तो सही वक्त पर उसकी माँ ने आकर उसे कबीर को जहर पिलाने से रोक दिया। उस दिन भी सूर्य ने अपनी पत्नी को बहुत मारा और वहाँ से निकल गया। दादाजी ने उसके पीछे अपने कुछ आदमी लगा दिए, क्योंकि वो जानते थे वो जिस समय वो घर से निकला था और जैसा गया था वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन इस बीच उन सबको कुछ ऐसा पता चला कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सूर्य ने एक और शादी कर रखी थी और उसका एक बेटा पहले से ही था। कबीर की माँ को ये बात अंदर तक चोट कर गई। उसे अब कबीर के लिए काफ़ी बुरा लगने लगा था और साथ ही साथ उस औरत और बच्चे के लिए भी। आखिर कबीर के पास तो उसका पूरा परिवार था, पर उस बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं था। दादाजी भी ये खबर सुनकर बेचैन हो गए और अपने तरीके से उस बच्चे के बारे में पता करने लगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? करण की माँ ने कबीर की माँ से पूछा, जो उसके बगल में बैठी अपने आंसुओं को बहा रही थी। करण की माँ की आवाज़ से अचानक उसका ध्यान टूटा और वो आज में आ गई। वो देखी करण के माँ के साथ साथ सब उसे ही देख रहे थे और सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। वहीं सारा भी उसे देखते हुए बहुत मासूमियत से बोली, क्या हुआ आपको माँ? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है या फिर किसी कीड़े ने काट लिया? वो प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखी और बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया। सारा ने तपाक से पूछी, ये ऐसे कुछ आते कहाँ से हैं जो किसी की भी आंखों में चले जाते हैं? अभी कुछ देर पहले मम्मा के आंखों में चले गए थे। सबको सारा की बातों पर बहुत हंसी आई और वो भी हंसने लगी। फिर उसने बगल में बैठी करण की माँ को देखी, जो अभी भी टेंशन में उसे ही देख रही थी। वो उनको अपने गले से लगाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ दीदी, आप ज़्यादा मत सोचिए। करण की माँ ने उसके पेट को थपथपाया और बोली, सच में ना? कबीर की माँ ने बोली, जी बिल्कुल। अब चलो लड़कियों डांस करो। सब कुछ कितना सूना सूना सा लग रहा है, जैसे कोई जान ही ना हो इस महफिल में। उसने खड़े होते हुए कहा तो सारी लड़कियां भी जोश में आ गई और उनका डांस शुरू हो गया। अचानक से वहां बैठे बैठे सारों को घबराहट सी होने लगी, क्योंकि अब उसे थोड़ी सी भी भीड़ में घबराहट होने लगती थी। सब अपने अपने गाने बजाने में थे, पर तभी ऊपर से उतरते करण की नज़र सारा पर गई, जिसका चेहरा पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था और अब वो किसी भी पल पीछे की तरफ गिरने को थी। करण ने एक बार अपनी ठंडी नज़रों को चारों तरफ घुमाया। सब अपने आप में बिजी थे, कोई डांस कर रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। करण तेजी से दौड़ते हुए सारा के पास आया और वो गिरती इससे पहले ही उसने अपनी बाहों में उठा लिया। सारा के हाथ में रखा हुआ सब सामान नीचे गिर गया और उसने अपनी लाल बंद होती आंखों से करण की तरफ देखकर बोली, डेविल। इतना बोलकर वो बेहोश हो गई। करण ने बेचैनी से सारा के चेहरे को देखा। वो बेहोश हो गई थी, उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जोर से चिल्लाया, बंद करो ये सब। करण के गुस्से से भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई और सब शांत हो गया। अब सब बंद और सबकी नज़र करण और उसके गोद में बेहोश सी पड़ी सारा पर गई। एक पल को तो सबका कलेजा मुंह में आ गया और दीप्ति और कबीर की माँ
उसकी तरफ दौड़ी। वहीं किचन से आती करण की माँ भी, जो कि सारा के लिए पानी लेने गई थी। दीप्ति सारा के चेहरे को देखकर घबराहट में बोली, ये क्या हो गया? करण गुस्से से दीप्ति जी को घूरते हुए बोला, ओ रियली, अब आपको उसकी फिक्र होने लगी? तब से तो कहाँ थी? वो घबराकर करण को देखने लगी, जो सबको बारी बारी से घूर रहा था। सबको घूरने के बाद वो सारा को अपने गोद में लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा और बिना मुड़े बोला, नाउ डोंट लुक एट माई फेस एंड कॉल द डॉक्टर क्विकली। गौरी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल कर दिया। वहीं अब सब जल्दी से करण के पीछे दौड़े, लेकिन उनमें से कोई भी उसके कमरे तक पहुंचता उससे पहले ही उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सब बाहर ही रुक गए। करण सारा को बेड पर लेटाया और उसका हाथ सहलाने लगा। करण ने सारा के हाथ को सहलाना छोड़ा और उसके कपड़े को उतारा। उसने सारा को एक पतली सी और ओवरसाइज की नाइटी पहना दी और उसके चेहरे को छूते हुए बोला, वाइफी, क्या हुआ तुम्हें वाइफी? अपनी आंखें खोलो वाइफी। सारा पर कोई असर नहीं हुआ। करण ने गुस्से में अभय को कॉल किया, जो नीचे डॉक्टर के साथ आ चुका था। इधर सब बेचैनी से बाहर खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे, पर किसी में भी दरवाज़ा नॉक करने की हिम्मत नहीं थी। करण की माँ ने हिम्मत करके दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, आ गोलू बेटा, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी सामने से अभय डॉक्टर के साथ आता दिखा। उसे देखकर सब साइड हो गए और अभय ने हिम्मत करके दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, बॉस, डॉक्टर आ गई है। अंदर से एक कठोर आवाज़ आई, कम इन। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अभय डॉक्टर को लेकर अंदर की तरफ चला गया। बाकी सब भी बाहर ही खड़े थे। अंदर जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से सारा के पास चली गई और करण ने अपनी पैनी नज़र से अभय को घूरा तो अभय उसके नज़र के इशारों को समझकर जल्दी से वहाँ से बाहर चला गया। वहीं डॉक्टर ने सारा को देखते हुए करण से पूछा, इनको क्या हो गया है? करण ने उसे घूर कर देखा और अपने शब्दों को चबाते हुए कहा, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम कभी भी यहाँ ना होती। करण की बात सुनकर डॉक्टर को अब अपनी शब्दों का एहसास हुआ और वो जल्दी से बोली, वो मेरा मतलब था कि मैडम बेहोश कैसे हो गई? क्या वो कुछ कर रही थी या फिर बस ऐसे ही? करण बोला, वही तुम्हें पता करना है। अब डॉक्टर कुछ नहीं बोली और चुपचाप सारा को चेक करने लगी। करण सारा के मासूम और थके हुए चेहरे को गौर से देख रहा था। वहीं डॉक्टर ने उसे चेक करके डरते हुए बोली, शायद मैम थकावट की वजह से बेहोश हो गई हैं। क्या ये किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर थी? करण सारा के सर को सहलाते हुए बोला, डॉक्टर बोली, तो बस इसलिए ही ये सब हुआ है। करण उसको बीच में ही रोकते हुए बोला, दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आज की वीडियो लंबी है तो आज तो कमेंट और लाइक करना सबको बनता है, तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करना। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लॉन्ग वीडियो डेली आए तो आप सभी को पता है क्या करना है।